राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान के मुताबिक देश चले। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया। बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है। नफरती लोग संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो एक बड़ी टिप्पणी की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है। आपको शायरी सुनाना चाहता हूं। अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है। लोकसभा में प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ कह रही हैं, सुनते हैं प्रियंका क्या कह रही है। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। Madam, under the Ministry of Home Affairs, there is an organization which is called BPR&D. That BPR&D has appointed two private organizations. That's called NACR and SALT. This NACR and SALT, they are making survey in West Bengal regarding the law and order, perception of public safety and public opinion. Sir, we ignoring the state of West Bengal. Ignoring the state of West Bengal. All the time, Ministry of Home Affairs take the
information from the state government, but an organization which has been appointed by the MHA, they are engaging private organization which really betrays the federal structure of the country. I will request the Minister of Home Affairs to look into the matter and give us any answer to that. माननीय सदस्य श्री कार्तिक चंद्र पाल जी। तो बांग्लादेश के मुख्यालय से ढाका जीत की तस्वीर हटाई गई है। बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस मुद्दे को ऑपोजिशन की तरफ से उठाया गया है लोकसभा में। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी से है। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 और मूर्तियां मिली हैं। मां पार्वती और गणेश की मूर्ति मिली है जिसे प्रशासन को सौंप दिया गया है। जिस वक्त खुदाई में ये मूर्तियां मिली, टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा वहीं पर मौजूद थे। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। 3 मूर्तियां हैं जो कि फिलहाल ये यहाँ से मिली है और अब इन मूर्तियों को सर्वे के लिए आगे भेजा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है और इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। एएसपी और डिप्टी सीओ सर ये बताइए कौन कौन सी मूर्तियां हैं? ये कुछ खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है और प्रथम दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं। जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। तो जाहिर तौर पर नियमानुसार ये जो मूर्तियां हैं ये फिलहाल बताया जा रहा है कि कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की, माँ पार्वती की मूर्ति है। फिलहाल ये खंडित मूर्तियां भी हैं। एक मूर्ति जो है वो संगमरमर की भी है। अब इन मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग फिलहाल की जाएगी और अब इन मूर्तियों की जांच करेगा। 25 फीट की गहराई में कुएं से ये जो मूर्तियां हैं वो फिलहाल यहां से बरामद की गई है। लगातार मूर्तियां जो निकलने का सिलसिला है वो जारी है। कुएं की खुदाई भी इस वक्त जारी है और वहीं जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और कीर्तन भी यहां पर जारी है। और संभल में मिले मंदिर और कुएं की जांच की मांग की गई। संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखकर मंदिर के कार्बन डेटिंग की मांग की। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है। यहाँ जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग, बजरंगबली की मूर्ति के बाद अब कुएं की खुदाई के दौरान 3 और मूर्ति मिली है। अब इन सभी मूर्तियों को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा जाएगा। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने कहा कि करीब 46 साल बाद खोले गए मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी ने मंदिर के साथ कुएं की भी जाँच करने को कहा है। कार्बन डेटिंग के बाद पता चल जाएगा कि जो मूर्ति मिली है वो कितनी साल पुरानी है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग क्या है और इससे क्या पता चलेगा। कार्बन डेटिंग से किसी वस्तु की उम्र पता लगाई जा सकती है। इससे कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र के बारे में जानकारी मिलती है। लकड़ी, मिट्टी की चीजें, चट्टानों की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार्बन 14 के अनुपात में बदलाव के जरिए जाँच की जाती है। संभल में मंदिर मिलने के बाद पूजा भी शुरू हो गई है। मंदिर की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके को सीसीटीवी से कवर किया गया है और यहीं पर कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है जिससे यहाँ 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और कोई अराजक तत्व यहाँ ना आ सके। तो संभल के कार्तिक शिव मंदिर में भक्तों की लंबी अब कतार भी देखने को मिल रही है। मंदिर के पास में जो कुआं है यहां पर भी खुदाई का काम चल रहा है। क्या है पूरा मामला, अभी इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर की गरिमा और भव्यता क्या है आपको दिखाएंगे कि लगभग 400 साल पुराना मंदिर है जो कि 46 सालों से बंद था। इस मंदिर का पता चला, लेकिन इस मंदिर के प्रांगण में ही एक कुआं भी मिला है जिसका पता चला तो उसके बाद जेसीबी के जरिए कुएं को खोदा गया है। ये जो कुआं है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ढक दिया गया था कुआं, और अब ये कुएं को यहाँ पर खोदा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गहरा ये कुआं है और लगातार इस कुएं को खोदा जा रहा है। प्राचीन में इस कुएं का काफी ज्यादा महत्व था जो कि मंदिर के प्रांगण से था। बताया जाता है कि यहीं पर से पानी लिया जाता था और शिवलिंग को चढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब 1978 के दंगे हुए, यहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया और उसके बाद इस मंदिर को कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया गया। तो अब इस कुएं का मिलना, इस मंदिर का मिलना काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा है, महत्व प्रदान कर रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे तो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर लाइन लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। और 82 साल के विष्णु शरण रस्तोगी का दावा है कि ये 400 साल पुराना मंदिर है। उनका कहना यह है कि ये मंदिर उनके कुलदेवी का है। विष्णु शरण रस्तोगी ने टीवी 9 से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा वो सब यहाँ में पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था, तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में। बारदाना का गोदाम था, बहुत बड़ा गोदाम था वो, बहुत ऊंचा, उसमें आग लगा दी गई जो हमारे नज़दीक ही था। तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना हमासा। और संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर भी चल रहा है। कई अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। आज चमन विहार इलाके में कार्रवाई की गई। संभल में अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज चमन विहार इलाके में कार्रवाई की गई। घरों और दुकानों के आगे जो भी अवैध निर्माण है उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। दरअसल संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख लगातार जारी है। नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर की मदद से घरों के आगे बने नालियों और सड़कों पर अवैध रूप से बनाए गए स्लैब और सीढ़ियों को ढहा दिया। इस कार्रवाई में कुछ स्थानीय लोग भी प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने घरों के आगे के निर्माण खुद तोड़ते नजर आए। हालांकि कुछ स्थानीय निवासियों ने इसे एक कठोर कदम बताते हुए असंतोष जताया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहां पर एक बार फिर जो बुलडोजर है वो पहुंचा और बुलडोजर के जरिए अब यहां पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ प्रशासन ने बिजली चेकिंग अभियान भी चला रखा है। अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी के मामलों को पकड़ने के लिए अधिकारी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी एक बार फिर अयोध्या के फैसले पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर वहां मंदिर बनाने का फैसला किया था। अदालत ने माना था कि वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मस्जिद की खुदाई हुई कोई चीज नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुकम्मल फैसला है, लिखा हुआ, ऐलान हुआ उसका कि मस्जिद अपनी जगह पर मस्जिद है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा फैसला ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, मस्जिद के अंदर घुसकर बुत रखा है, वो मुजरिम है। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि तीसरा फैसला अब यकीनन ये आएगा कि मस्जिद है, मंदिर नहीं है, मुसलमानों का हक है। लेकिन तीसरा फैसला आया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नॉर्थ कॉरिडोर के विकास के तहत बरेली में भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। आप देखिए खबर। बरेली में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने का काम जारी है। इसके तहत बरेली में बिजली के पोल पर त्रिशूल और ओम लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि बरेली शहर किसी एक धर्म विशेष का नहीं बल्कि सबका है। उन्होंने जिला प्रशासन से बिजली के खंभे पर त्रिशूल लगाए जाने को रोकने की मांग की है। खंभों पर, रोडों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, यह सरासर गलत है और इसका बरेली का मुसलमान विरोध करता है और विरोध करेगा। हमारा नगर निगम बरेली से मुतालबा ये है कि त्रिशूल बिजली के खंभों से, डिवाइडरों से हटाए जाएं। वहीं हिंदू धर्मगुरु बिजली के खंभे पर त्रिशूल लगाने की पहल का स्वागत कर रहे हैं। बरेली ऐतिहासिक नगरी है, इसमें स्वयंभू पंचनाथ है और ऐसी नगरी में त्रिशूल आदि जो भी शुभ
प्रतीक लग रहे हैं वो एक अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और संविधान पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे रुख करेंगे। ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो। चुप बैठो तुम, अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे हमको बोले। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठ नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बात, वो झूठ है सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी नैरेटिव। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें पर झूठ नहीं है। हाँ, जो उसका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, मेरी निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा इट इज अ लाई, ये पार्लियामेंट्री है, अनट्रूथ, ट्रूथ, ये शब्द यूज करना। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। अब हम रुख करेंगे यूपी का। विपक्ष के हंगामे के साथ ही आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। संभल हिंसा समेत कई मुद्दों पर हंगामे के बाद सदन की शुरुआत में ही इसे स्थगित करना पड़ा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने अपने इरादों को जाहिर कर दिया। नेताओं ने संभल और बहराइच हिंसा समेत पेपर लीक जैसे कई मुद्दों को लेकर तख्तियां लहराई और नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कार्यवाही को रोकना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती है। बहुत थोड़े दिन की समस्याएं बहुत हैं, तो ये जब हाउस ही नहीं चलाना चाहते हैं तो समस्याएं कहाँ उठेंगी। विपक्ष तैयार है पूरी तरह से। इसके विकास को नंबर 1 पर और लाइन ऑर्डर को नंबर 1 पर रखकर काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन का समय बर्बाद करने पर उतरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सकारात्मक रुख अपनाने और यूपी के विकास के मुद्दे उठाने की अपील की है। कल सदन में 12 से 15 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हो सकता है, जिस पर 18 दिसंबर को चर्चा होगी। इस बीच यूपी कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है और इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा करने की पूरी तैयारी कर रखा है। और आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा के गेट के बाहर, यानी जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है उसके नीचे समाजवादी पार्टी के सभी विधायक धरने पर बैठे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर, संभल का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम विधायक धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में ये वो विधायक हैं जो लगातार धरने पर हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं। माधव बाबा, यहाँ आप लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा क्या क्या है? देखिए, मुद्दा है सबसे पहले तो जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, संभल और बहराइच के मामले में अल्पसंख्यकों के विरोध में जो
ज्यादतियाँ हो रही हैं उनके पक्ष विरोध में, जो उनको जो ज्यादती दे, ये है। दूसरा है बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, बिजली का जो निजीकरण करने जा रहे हैं इसका मुद्दा है। इधर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी संविधान का मजाक उड़ा रही है। देखिए आप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, देख रहा हूं सदन से लेकर सड़क तक तैयारी लंबी है और अभी सदन शुरू नहीं हुआ कि आपके विधायक धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता की आवाज उठाती है। सदन में भी आवाज उठाती है, सड़क पर भी आवाज उठाती है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार संसद में भी जनता की आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से पूरी तबाही मचाई है भाजपा ने, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, संविधान का मजाक उड़ा रही है। और संभल पर बोले अखिलेश यादव भी हम खोदने वाले लोग नहीं हैं। ये अखिलेश यादव का कहना है, हम लोग खराब चीजें नहीं खोदना चाहते। ये भी कहा गया अखिलेश यादव की ओर से। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप। तो हम खोदने वाले लोग नहीं हैं, हम नई चीजें खोजते हैं। ये कहते हुए संभल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन संभल में हो क्या रहा है ये जानने के लिए सीधे आपको संभल ही लिए चलते हैं। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, आज कई खबरें सामने आ रही हैं संभल से। एक तो एनक्रोचमेंट हटाने की एक ड्राइव चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ मंदिर 46 साल पुराना मिला है, कुएं की खुदाई से कई मूर्तियों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। संभल में हो क्या रहा है इस वक्त, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिप्टी एसपी अनुज चौधरी से बात कराता हूं। सर, बस इतना बता दिए कितनी मूर्ति मिली है, किन किन की मूर्ति है? बताइए तो दे अभी। जी जी, एक बार और तीन मूर्तियां मिली। किन किन की मूर्ति है ये? ये कार्तिक भगवान की है जो खंडित है, और गणेश जी की है, और माँ लक्ष्मी की। अच्छा, अभी ये कार्बन डेटिंग के लिए आप लोग भेजेंगे इसको? हाँ, कार्बन डेटिंग के लिए जाएगी। जाहिर तौर पर तो डिप्टी एसपी का कहना है कार्बन डेटिंग। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे मंदिर पे इस वक्त क्या माहौल है। सर, ये बताइए, एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो मूर्ति है कार्बन डेटिंग के लिए भी भेजी जाएगी? जैसा कि कल डीएम महोदय द्वारा भी बताया गया था कि इसकी कार्बन डेटिंग भी की जाएगी, तदनुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी ये जो मूर्तियाँ उनको सुरक्षित रख दी गई हैं और आगे सुरक्षित खुदाई की जा सके सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये बताइए, मंदिर पे क्या इंक्रोचमेंट किया गया था, कुएं पे क्या अतिक्रमण किया गया था? हाँ, कुएं पर अतिक्रमण की सूचना हुई थी कि कुएं पर को रैम्प बनाकर पाट दिया गया है, रैम्प हटाया गया और खुदाई की गई तो यह कुआं मिला है और कुएं की खुदाई के पश्चात यह 3 मूर्तियां बरामद हुई। जो मंदिर है क्या उसके आसपास भी इंक्रोचमेंट किया गया है? ऊपर एक छज्जा निकाला गया था और पीछे का जो रास्ता था? हाँ, बिल्कुल, मंदिर के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया, साइड में भी किया गया है, उसे भी नियमानुसार हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो मकान आगे की तरफ बढ़ाया गया है, जो मंदिर के इलाके में मकान आ रहा है, क्या उसको भी तोड़ा जाएगा? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, अवश्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बाकी जानकारी की जाएगी। जाहिर तौर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो मंदिर अब आपको दिखाते हैं, मंदिर किस तरीके से, कौन सा वो घर है, ये सबसे बड़ी चीज है। बताया गया है, एसपी ने साफ किया है कि जो कुआं था ये, इस पर इंक्रोचमेंट किया गया था, यही कुआं है जिसको तो खोदने के बाद यहाँ से 3 मूर्तियां मिली है। और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गई, दिए जलाए जा रहे हैं, धूप बत्ती जलाई जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये मंदिर है,
इस मंदिर के अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे 4 फीट का एक रास्ता होता था और इस रास्ते से बाकायदा चारों तरफ परिक्रमा की जाती थी, लेकिन अब ये घर यहाँ पर बना दिया गया है। मंदिर से पूरी तरीके से घर सटा हुआ, यानी कि जो 4 फीट का रास्ता था वो खत्म कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ जो छजली थी वो निकाली गई है और बाहर भी ऊपर एक छजली थी जिसको तोड़ दिया गया है। फिलहाल इंक्रोचमेंट किया गया था मंदिर के आसपास, ऐसा प्रशासन का कहना है, एसपी श्रीचंद का कहना है, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के आसपास जो भी कब्जा होगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भक्तों की लंबी भीड़ है, आरएफ की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अब आ रहे हैं। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर लगातार पूजा अर्चना चल रही है, महिलाओं की बहुत भीड़ है। आप देखेंगे कीर्तन भी यहाँ पर किया जा रहा है, सुबह से यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो चुका है, लगातार कीर्तन किया जा रहा है। और सामने अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ तैनात किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले यहाँ पर हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक तनाव हुआ था और पत्थर छतों पर इकट्ठे न हो इसके लिए बाकायदा डिप्टी एसपी अनुज चौधरी लगातार छतों के ऊपर मंदिर के आसपास जो है वो ड्रोन के जरिए नजर रख रहे हैं। और अब यहाँ पर मंदिर के बराबर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी यहाँ पर तैनाती की गई है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद किए गए हैं। और आप देखेंगे कि महिला जो आरएफ कर्मी भी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया बड़ी संख्या में, यानी कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आसपास की छतों पर निगरानी की जा रही है, जो संभल में घुसने वाले रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है। और उसके साथ जो भी बाहरी शख्स संभल के अंदर आ रहा है उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान तस्दीक करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो संभल फिलहाल छावनी के तौर पर एक बार फिर तब्दील की जा रही है, मंदिर के आसपास सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। आप इतने दिनों से संभल में मौजूद हैं, आप इस खबर को भी लगातार देश के सामने रख रहे हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये पता चल पाया कि 1978 में जब रस्तोगी परिवार ताला लगाकर इस मंदिर में गया तो तब से लेकर अब तक इतने सालों में इस मंदिर को खोलने की कोशिश क्यों नहीं हुई? देखिए, जो विष्णु शरण रस्तोगी हैं जिनकी उम्र लगभग 82 साल है, उनका यही कहना था, उन्होंने दावा किया टीवी 9 से बातचीत में कि जब 1978 में दंगा हुआ सारे जो 40 से 42 रस्तोगी परिवार थे वो खग्गू सराय की जगह से छोड़ करके चले गए थे। ये जो मंदिर है वो उनके कुल देवी का मंदिर है और उसके बाद से यहाँ पर किसी भी तरीके की पूजा पाठ नहीं की गई। इससे पहले जो कुआं था उसी से पानी लेकर के भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जाता था, तमाम जो रस्म थी, जो पारिवारिक पूजा अर्चना थी वो की जाती थी यहाँ पर। लेकिन उस दंगे के बाद जब परिवार ने यहाँ से पलायन किया, 40-42 परिवार यहाँ से चले गए, किसी ने भी पलटकर अपने घरों को नहीं देखा और कई साल अगले तक उन लोगों ने इन घरों को दूसरे समुदाय के लोगों को उसके बाद बेचा था। तो कहीं ना कहीं खौफ, डर वो कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बार मंदिर में पुजारी रखने के लिए पुजारी से भी बातचीत की गई थी लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और उसके बाद ये भी दावा है कि इस मंदिर के आसपास जो है और कुएं पर अतिक्रमण किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। सीधे संभल से रुख करते हैं अगली खबर का। एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी गई जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां वापस करने की मांग की गई है। इस बारे में पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े पेपर लौटाने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के सदस्य और जाने माने इतिहासकार रिजवान कादरी ने राहुल गांधी से नेहरू से जुड़े दस्तावेज के 51 डिब्बे लौटाने के लिए कहा है। कादरी ने कहा है कि नेहरू से जुड़े कुछ जरूरी कागजात सोनिया गांधी के पास है, जिन्हें उन्होंने 2008 में मंगवा लिया था। ये वो दस्तावेज हैं जो मेमोरियल को दान किए गए थे। रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को लेटर लिख के मांग की है कि नेहरू से जुड़े लेटर लौटाएं, पीएम म्यूजियम को लौटाएं लेटर। ये लेटर सोनिया गांधी के पास है। रिजवान कादरी इससे पहले सोनिया गांधी को भी पत्र लिखकर दस्तावेज लौटाने की मांग कर चुके हैं। एडवीना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, अबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लम पंत को लिखे थे। आपको बता दें कि ये पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे। और चलिए अब बात करते हैं मणिशंकर अय्यर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि गांधी परिवार ने उनका करियर खत्म कर दिया।
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 10 साल में वो एक बार के अलावा कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल नहीं पाए। आप देखिए। मणिशंकर अय्यर ने इंटरव्यू में अपनी आप बीती खुलकर बताई। जगरनॉट की ओर से प्रकाशित अपनी आगामी पुस्तक अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स पर एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार ने ही उनका राजनीतिक करियर बनाया और गांधी परिवार ने उसे खत्म भी किया। उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन अंत में वो पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। अय्यर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने भी दरकिनार कर दिया। गांधी परिवार की ओर से इस तरह के व्यवहार को लेकर पूछे जाने पर अय्यर ने कहा कि आपके पास एक बहुत मजबूत आधार होना ही चाहिए, आपका कोई जातिगत या धार्मिक आधार हो। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2010 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से ठीक 1 घंटा पहले सोनिया गांधी से मिली फटकार के बाद वो अलग कर दिए गए। 2 मौकों को छोड़कर प्रियंका के साथ भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो उनसे संपर्क में है। मणिशंकर अय्यर ने इंटरव्यू में ये भी साफ किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कभी चाय वाला नहीं कहा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वास्तव में अपने आप को चाय वाला कहने वाले खुद मोदी थे। अय्यर ने यह भी कहा कि वो बदलेंगे नहीं, ना ही बीजेपी में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों को सलाह दी है कि वो चुनावी परिणामों को स्वीकार करें और ईवीएम पर रोना बंद करें। I have no problem with you making an issue out of the EVMs. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो नतीजे स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. अब्दुल्ला के इस बयान के बाद कहा गया है कि वो बीजेपी के किसी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। No, I'm not a BJP spokesperson. It's just that, God forbid. No, it's just that, look, what's right is right. उमर ने कहा कि वो गठबंधन सहयोगियों के प्रति निष्ठा के बजाय सिद्धांतों के आधार पर बोल रहे हैं और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी उन्होंने सही ठहराया। ऐसे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आ रही है। वो अब भी इस स्टैंड पर कायम है और आगे भी ईवीएम के खिलाफ ही रहेंगे, ये कहा जा रहा है। ईवीएम जब हारते हैं तो ईवीएम को हम देखे एक नेताजी छाती पे लगा के चल रहे थे। जैसे हारते हैं तो उसके बाद उसको गरियाते हैं, नहीं तो उसको छाती पे लगाते हैं। ये सारे सच पता चलेंगे। देश की जनता की रिजल्ट को ये लोग नकारते हैं। देश की जनता कितनी दुखी होती। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। इनकी ये सारी बातें देखिए, छल छलावा झूठ की राजनीति रही है पूरा जीवन इनकी। ईवीएम पर कहीं ना कहीं जनता को संदेह है और लोकतंत्र में अगर जनता के मन में संदेह आ जाए तो फिर ऐसी प्रणाली पर विचार करना चाहिए। इसलिए हम पहले भी ईवीएम के खिलाफ, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं, हम कल भी ईवीएम के खिलाफ हैं। सारे लोगों का ईवीएम का ऊपर उनका नजरिया अलग है। हम हमारा दोस्तों का नजरिया का रेस्पेक्ट करते हैं, बट वो नजरिया हमारा नजरिया नहीं है। ये हमारा उमर अब्दुल्ला जी इस चीज का डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक बड़े होटल में चल रहे शादी समारोह में आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। जबलपुर के सबसे आलीशान होटल शॉन एलिजे में आयोजित शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जयमाला कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर अचानक आग भड़क गई। बड़ी संख्या में मेहमानों की मौजूदगी में यह हादसा उस वक्त हुआ जब जश्न के तौर पर स्पार्कल जलाए जा रहे थे। स्पार्कल की चिंगारी से स्टेज पर लगी सजावट ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे स्टेज को अपनी जद में ले लिया। पल भर में ही हालात इतने भयावह हो गए कि दूल्हा दुल्हन को अपनी जान बचाने के लिए स्टेज से भागना पड़ा। आग लगते ही मेहमानों और होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। होटल प्रबंधन ने भी अपनी ओर से अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया। होटल के कर्मचारियों और मेहमानों की सूझबूझ से आग पर कुछ ही देर में काबू भी पा लिया गया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी साल फरवरी में शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अपना असर दिखा रही है। तेजी से हो रहे रजिस्ट्रेशन के बाद अब इसके इंस्टॉलेशन ने भी नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए जाते हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी देती है। इस साल फरवरी में इस योजना की शुरुआत हुई और इसमें अभी तक 6,85,763 इंस्टॉलेशन हुए, जो इंस्टॉलेशन की गई संख्या का 86% है। योजना के तहत 3 से 5 किलोवाट सेगमेंट में 77% इंस्टॉलेशन हुए। 5 किलोवाट से ज्यादा सेगमेंट में 14% इंस्टॉलेशन हुए। सबसे ज्यादा मांग 3 से 5 किलोवाट लोड सेगमेंट से आई, जिसमें आमतौर पर 300 से ज्यादा यूनिट की खपत होती है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन गुजरात में हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल का नंबर आता है। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को जमीन पर उतारने की राह में जो रुकावटें आ रही थी, उसे दुरुस्त कर लिया गया। यही वजह है कि इंस्टॉलेशन में तेजी दर्ज की गई है। योजना में सब्सिडी के अलावा निरीक्षण करने और मीटर दिलाने के काम में तेजी लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलती है।